नमस्ते। सोचिए जरा, एक विशाल देश जो अभी अभी आजाद हुआ है और उसके लिए एक रूल बुक बनानी है। पर यह कोई छोटी मोटी किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों, उनकी डाइवर्सिटी और उनके भविष्य को एक साथ जोड़ सके। ये कहानी है भारत के उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेगा प्रोजेक्ट की, एक ऐसी विशाल परियोजना जिसे करने की हिम्मत इतिहास में बहुत कम लोगों ने दिखाई है। अब देखिए, इतना बड़ा काम कोई अकेले तो कर नहीं सकता, है ना? तो हमारी संविधान सभा ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने इस पूरे महा प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया और इसके लिए बनाई गई करीब 22 स्पेशल कमेटियां। हर एक को एक खास जिम्मेदारी दी गई और फिर इन 22 अलग अलग कमेटियों की सोच, उनकी बहसें, उनकी सिफारिशें, इन सब के मंथन से आखिर में सिर्फ एक दस्तावेज सामने आया, हमारा संविधान, एक अखंड भारत का संविधान। 22 से 1 तक का ये सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई इतनी सारी समितियां, इतने सारे लोग, इतने अलग अलग विचार, इन सब के बीच तालमेल बना कैसे? इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? चलिए इसी मैनेजमेंट की कहानी को समझते हैं। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के कुछ चीफ आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे संविधान की इस इमारत के भी 4 मुख्य स्तंभ, 4 मुख्य वास्तुकार थे। और ये सिर्फ ऐतिहासिक नाम नहीं है, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट के वो लीडर्स थे जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारियां थीं। तो कौन थे ये 4 स्तंभ और क्या थे इनके रोल्स? चलिए समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तरह से ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसे थे, जिनका काम था ये देखना कि पूरी संविधान सभा नियम कायदे से एक सुर में काम करे। फिर थे जवाहरलाल नेहरू, वो थे यूनियन के आर्किटेक्ट, मतलब एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का ढांचा कैसा होगा ये देखना उनका काम था। तीसरे स्तंभ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर नेहरू केंद्र को देख रहे थे तो पटेल देख रहे थे प्रांतों को, राज्यों की बनावट कैसी हो, लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहें। और आखिर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो थे चीफ ड्राफ्टर। इन सारे आइडियाज को इकट्ठा करके एक फाइनल कानूनी शक्ल देने का काम उन्हीं का था। देखिए, संविधान बनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का सही बैलेंस बनाना। एक तरफ एक मजबूत केंद्र चाहिए था जो देश को जोड़ कर रख सके, और दूसरी तरफ राज्यों को भी अपनी ऑटोनॉमी चाहिए थी। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। और ये बैलेंस बनाने की जो कोशिश थी ना, वो कमेटियों के स्ट्रक्चर में साफ दिखती है। एक तरफ थे नेहरू, जो यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को लीड कर रहे थे। उनका फोकस था एक मजबूत केंद्र। और दूसरी तरफ थे पटेल, जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जरिए राज्यों को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे थे। इन्हीं दो ताकतों के बीच से आप कह सकते हैं भारत का फेडरल स्ट्रक्चर निकल कर आया। अच्छा, सरकार का ढांचा तो बन रहा था, लेकिन उस ढांचे की आत्मा क्या थी? उसकी आत्मा थी नागरिकों के अधिकार और माइनॉरिटीज की सुरक्षा। और ये जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल के नेतृत्व वाली एक बहुत ही जरूरी कमेटी को। और इस काम को करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। सरदार पटेल के अंडर एक बड़ी एडवाइजरी कमेटी थी, लेकिन उस एक कमेटी ने भी अपना काम और छोटी छोटी स्पेशलिस्ट सब कमेटियों में बांट दिया। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए JB कृपलानी की सब कमेटी, माइनॉरिटीज के मुद्दों के लिए HC मुखर्जी की अलग सब कमेटी, और तो और ट्राइबल एरियाज के कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए भी अलग सब कमेटियां थी। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े काम को छोटे छोटे एक्सपर्ट ग्रुप्स में तोड़कर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो अब हुआ ये कि सारी कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे दी। अब सामने था विचारों और सुझावों का एक पूरा पहाड़। असली चैलेंज था इन सबको एक साथ पिरोकर एक सिंगल क्लियर कानूनी दस्तावेज बनाना। और यहीं से कहानी का सबसे क्रूशियल फेज शुरू होता है। इस प्रोसेस में एक ऐसे हीरो थे जिनका नाम अक्सर उतना नहीं लिया जाता। वो थे BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। उन्होंने सारी कमेटियों की रिपोर्ट्स को पढ़कर उन सब के आधार पर संविधान का पहला रफ ड्राफ्ट तैयार किया। ये वही बुनियाद थी जिस पर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरी इमारत खड़ी की। और फिर आई वो तारीख 29 अगस्त 1947, जब बनी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन इस कमेटी का सफर भी आसान नहीं था। बीच रास्ते में ही BL मित्र की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हटना पड़ा। फिर DP खेतान का निधन हो गया, उनकी जगह TT कृष्णामाचारी को आना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद इस टीम ने करीब करीब 2 साल तक दिन रात एक करके संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया।
लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे इंस्पायरिंग पहलू है ना, वो शायद ये है कि संविधान बनाने का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स तक ही सीमित नहीं रहा। देश बनाने के इस महान काम में एक्सपर्टीज को, काबिलियत को किसी भी पद से ऊपर रखा गया। और यही बात हमारी संविधान सभा को बहुत यूनिक बनाती है। उसने अपने दरवाजे उन एक्सपर्ट्स के लिए भी खोल दिए जो असेंबली के मेंबर थे ही नहीं। सोच ये थी कि अगर देश का भविष्य बनाना है तो देश के सबसे बेहतरीन दिमागों की मदद लेनी ही होगी, फिर चाहे वो कहीं से भी आए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ऐसा किया भी गया। जैसे सिटीजनशिप जैसा इतना सेंसिटिव मुद्दा, इस पर जो कमेटी बनी उसे हेड किया एस वर्धाचारी ने, जो असेंबली के मेंबर नहीं थे। इसी तरह देश के फाइनेंस से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन थे एन.आर. सरकार, वो भी मेंबर नहीं थे। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये वाकई में एक टीम एफर्ट था। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि भारत का संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक साझा राष्ट्रीय संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जिसे देश के सबसे काबिल लोगों ने मिलकर पूरा किया। ये इस बात का सबूत है कि जब सब मिलकर एक सिस्टम से और एक्सपर्ट्स की मदद से काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये मिलजुल कर कमेटी बेस्ड तरीका उस जमाने में इतना कामयाब हो सकता था, तो आज के दौर की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या वहां भी इसे अपनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।